दोस्तों नमस्कार। दोस्तों गणेश चतुर्थी का दिन है। आप बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन ही आज जिक्र हमें लगता है इस देश का करना चाहिए, इस देश की सत्ता का भी करना चाहिए, विपक्ष का भी करना चाहिए। और इस देश को किस तरीके से सत्ता ने खोखला कर दिया है और विपक्ष के पास जुबा नहीं है कि वह इस देश की जनता को भी इस बात से अवगत करा सके कि अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे सांस्कृतिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक स्थिति हो, देश को खोखला बना दिया गया है। योगदान कमोवेश इस देश की राजनीतिक सत्ताओं का, इस देश में राजनीति करते हुए विपक्ष का कमोवेश एक बराबर सा लगने लगा है। और हर कोई आंख मूंद चुका है इस देश के भीतर में तमाम परिस्थितियों से, क्योंकि देश तो चल रहा है। देश की संसद चले या ना चले, देश चल रहा है। इस देश के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई हो या ना हो, देश चल रहा है। मरीजों को इस देश के अस्पतालों में इलाज ना मिल पा रहा हो, लेकिन देश चल रहा है। कॉरपोरेट अपने तौर पर काम ना कर पा रहा हो, मुनाफा बनाने के लिए सत्ता के सामने नतमस्तक हो जाए, गलबैयां डाल ले, देश चल रहा है। औद्योगिक उत्पादन सबसे न्यूनतम पर आ गया है, कोर सेक्टर न्यूनतम पे आ गया है, रोजगार के कोई साधन नहीं बचे हैं, लेकिन देश चल रहा है। इस देश के भीतर के वो तमाम सेक्टर, वो तमाम इंस्टीट्यूशंस, और तो और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बदल गई। इस देश के संवैधानिक संस्थानों का नजरिया बदल गया, लोगों को लेकर, आम जनता को लेकर। लेकिन देश चल रहा है। और इस चलते हुए देश में इकोनॉमी का बंटाधार नहीं हुआ, इस देश में सोच का बंटाधार हुआ है, इस देश में लेखन का बंटाधार हुआ है, इस देश के भीतर में इंटेलेक्चुअलिज्म का बंटाधार हुआ है। इस देश की सियासत और सत्ता ने जो परिभाषा इस देश की गढ़ दी है, उसमें अब विपक्ष भी फिट बैठता नहीं है। विपक्ष भी लगातार जिन लड़ाइयों को लड़ता है, वह लगता है कि सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने की जद्दोजहद कर रहा है। और जो अलग अलग राज्यों को संभाले हुए मुख्यमंत्री हो, चाहे वह बीजेपी के हों या फिर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के हों, उनकी जुबान भी उस रूप में फिसलती भी नहीं है कि वह जनता को इस बात से अवगत करा सकें कि स्थितियां कितनी नाजुक हो चली है। लेकिन देश तो चल रहा है। और इस सत्ता का मजा अपने तौर पर सत्ताधारी लूट ले, विपक्ष के तौर पर अपने महत्व को बतलाते हुए, विशेषाधिकार को कहीं एक्सप्लॉइट करते हुए विपक्ष की सियासत अपने तौर पर भोग ले। तो आइए जरा आज एक एक करके इन परिस्थितियों को समझ लीजिए कि यह देश चल रहा है, लेकिन देश के भीतर कुछ भी नहीं चल रहा है। यह लॉकडाउन नहीं है, जी नहीं, इसके लिए लॉकडाउन मत कहिए। यह एक ठप होने की परिस्थिति है, जिसके लिए शब्द होता है शटडाउन। इस देश को शटडाउन कर दिया गया है, लेकिन नजरें किसी की नहीं खुल पा रही है। और इन परिस्थितियों में अगर राज्यों से बात की शुरुआत की जाए, तो राज्यों की परिस्थिति को पहले देख लीजिए। इस देश के भीतर में हर राज्य की जो जीडीपी होती है, जिसको स्टेट जीडीपी कहते हैं, जीएसडीपी जिसको कहते हैं, वह लगभग औसत 25% से ज्यादा कम हो चुकी है। अगर राज्यवार देखना शुरू करिएगा तो आंध्र प्रदेश में उसकी जीडीपी का बड़ा महत्व है, इस देश में योगदान है, लगभग 25.4% कम हो गया है। आंध्र प्रदेश से आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। जगन रेड्डी के खिलाफ फाइलें कल खुल जाएगी, तो यह चेक एंड बैलेंस नए तरीके का है, जिसमें एजेंसीज जो है थानेदार की तरह हैं और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका जो है किसी पुलिस कमिश्नर की तरह है। और अब आप देख लीजिए, जो रिपोर्ट नीचे से निकल कर आएगी थानेदारों से, उसको पुलिस कमिश्नर अपने तौर पर व्याख्या कर देगा, और इन दोनों को हाँकने के लिए इस देश की सत्ता अपने मिजाज को जिएगी। आंध्र प्रदेश में 25.4 माइनस हो चुका है जीडीपी, तेलंगाना में 25.4 हो चुका है, दोनों जगहों पर। इसके बाद दिल्ली आई है, दिल्ली में बहुत ज्यादा पैसा कलेक्शन होता है, वह भी -18.4 में आ गया है। तमिलनाडु -18.2 में आ गया है, गुजरात -17.7 में आ गया है, महाराष्ट्र 17.6 माइनस में चला गया है, इसको भी जीडीपी नीचे चली गई है। राजस्थान 16.9 है माइनस, तो उत्तर प्रदेश 16.3 है। ये टॉप मोस्ट 10 स्टेट्स है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। इसके बाद जैसे ही हमारी नजर जाती है कि इस देश के भीतर में गवर्नमेंट के अपने इंस्टीट्यूशंस, अपने पीएसयूज भी काम क्यों नहीं करते हैं, इसको लेकर नजरिया एक सेकंड के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है जो पीएम केयर्स का पैसा दिया गया, उसकी ना तो ऑडिट जांच होगी, ना आपको आरटीआई से कोई जवाब मिलेगा, ना कोई फंड उसका ट्रांसफर किया जाएगा एनडीआरएफ में,
ना ही किसी तरीके से उसके बारे में आपको कोई जानकारी हासिल करने की स्थिति में आप आ सकते हैं। सवाल सीधा, इस देश में जिसे दान करना है पीएम केयर्स में कर दिया, लेकिन हम आपको कुछ और बताना चाहते हैं। इस देश के भीतर में सवाल है कि पीएम केयर का मतलब जनता से उन्होंने ऐलान किया, पैसा हमको दे दीजिए। जनता ने पैसा दे दिया, लेकिन जनता ने पैसा दिया, किसने पैसा दिया? अंबानी अडानी दे रहे हैं, टाटा दे रहे हैं, बिरला दे रहे हैं, हम नहीं जानकारी चाहते हैं वो कितना पैसा देते हैं, कितना मुनाफा कमा लेते हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, इस देश के भीतर में जो सार्वजनिक उपक्रम है, जिसको इस देश के लोगों की कमाई से बड़ा किया गया, इस देश की सरकारों की जिम्मेदारी है कि उसको आगे बढ़ाना है, उसके जरिए भी उसमें गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आता है। गवर्नमेंट कहती है कि पीएम केयर्स में आप इतना पैसा डाल दीजिए। अब सरकारी संस्थान को सरकार ही कह रही है कि आप पैसा दे दीजिए, तो कौन कहेगा नहीं? कोई नहीं कह सकता है। इस देश के भीतर में पीएम केयर्स के ऊपर लगभग 38 पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उसमें 38, जिसमें महारत्न भी है, नवरत्न भी है, इन्होंने तकरीबन 38 पीएसयू के जरिए 2105 करोड़ रुपए पीएम केयर्स में डाले हैं। ये पीएसयूस को घाटे में दिखाते हैं, घाटे में दिखाकर इसको कौड़ियों के मोल रईस मित्रों को बेच देते हैं। यह सब किस्सा हमने सुन लिया है। लेकिन जरा सोचिए कि पीएम केयर्स में भी ये पैसा दे रहे थे। कुछ जानकारी आपको दे देते हैं, कितने कितने करोड़ रुपए किसने दिए, और ये अपने यहां काम करने वाले कामगारों को नहीं देते हैं, ऑफिसर्स का बोनस नहीं देते हैं, और घाटे में दिखलाते हैं। धीरे धीरे ये डिसइन्वेस्टमेंट की दिशा में चले जाएंगे। उसका जिक्र भी आज नहीं करेंगे। देखिए पैसे, ओएनजीसी ने 300 करोड़ रुपए दिए पीएम केयर्स में, एनटीपीसी 250 करोड़ दिए, इंडियन ऑयल 225 करोड़ दिए, पावर ग्रिड 200 करोड़ दिए, पावर फाइनेंस 200 करोड़ दिए। यह 200 करोड़ से ऊपर की रकम है। 100 करोड़ की स्थिति में भी आइए तो देखिए एनएमडीसी होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसने 175 करोड़ रुपए, 155 करोड़ रुपए दिए। आरईसी, इसको कहते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, इसने 150 करोड़ रुपए दिए। बीपीसीएल, इसने 125 करोड़ दिए। एचपीसीएल, इसने 120 करोड़ दिए। कोल इंडिया, इसने 100 करोड़ रुपए दिए। ये टॉप 10 पीएसयूज हैं जिन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा दिए और कुल 2105 करोड़ दिए। अपने ही संस्थानों से अपने लिए ही पैसा निकाल लीजिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहेगा कोई जानने का किसी को हक नहीं है। लेकिन देश चल रहा है। इस देश के भीतर में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेट हैं, वह पहले जब कर्ज लेती हैं और कर्ज लेने के बाद खुद को दिवालिया घोषित इसलिए कर दे रही हैं क्योंकि अब इस देश के भीतर में काम करने की स्थिति बिना सरकार को पैसा दिए या सरकार के साथ मिलकर या सरकार के अनुकूल नीतियों पे काम करके ही हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। एक जानकारी और दे दें, जो पीएम केयर्स का जिक्र कर रहे थे, उसमें जो पैसा दिया गया वह किस फंड से दिया गया? वो दरअसल सीएसआर फंड से दिया गया। सीएसआर फंड होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कॉर्पोरेट की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें वो पैसा देता है तो एजुकेशन के क्षेत्र में जाता है, पैसा देता है तो ग्रामीण इलाकों में कुछ योजनाओं के जरिए कुछ काम होता है उसमें जाता है। अलग अलग तरीके से जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पैसे को ट्रांसफर किया गया है। अब आइए बैंकरप्सी पे। इस देश के भीतर में इंडस्ट्री बैंक के पास जाती है, कहती है हम पावर सेक्टर लगाना चाहते हैं। कोई कहेगा हम यहां पर दुकान खोलना चाहते हैं, ज्वेलर्स का दुकान खोलना चाहते हैं। कोई कहेगा हम यहां पर सीमेंट फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। पैसा बैंक दे देती है, वो बैंकों को पैसा नहीं लगाते हैं। और बैंक एक तरफ कह रहे हैं हमको रास्ते पे आने के लिए अब 2 लाख करोड़ चाहिए। कहां से आएगा 2 लाख करोड़? सरकार दे पाने की स्थिति में नहीं है। रिजर्व बैंक नोट छापेगा, बैंकों की स्थिति नाजुक। दूसरी स्थिति में आइए, जो लोन ले लिए हैं करते क्या हैं? इन्होंने खुद को बैंकरप्ट बना देते हैं, क्योंकि बैंकरप्ट का भी एक कानून भारत सरकार ने बना दिया। उस बैंकरप्ट कानून के तहत, जिसको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कहिए या फिर उसके पैरेलल में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कहिए, जिसका जिक्र लाल किले के प्राचीर से इस बात बहुत गर्व के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। विपक्ष इन बातों को नहीं पकड़ पाता, नहीं कह पाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं विपक्ष के पास बोल ही नहीं बचे हैं कि जनता को अपने साथ कैसे जोड़ ले। लेकिन जिक्र सत्ता का हो रहा है तो सोचिए, बैंकरप्सी कानून के तहत 2018 मई यानी 2 साल पहले चले जाइए, उस समय 2100 केस थे और कुल रकम थी 83,000 करोड़ रुपए, 83,000 करोड़। आज की तारीख में दिसंबर 2019 तक का जो आंकड़ा है, लास्ट तक, इस साल में तो ज्यादा ठप चीजें रही है और सरकार ने बैंकरप्सी के तहत स्थितियों को भी बढ़ा दिया है कि अगले 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन
यह स्थिति 2100 केसेस से बढ़कर 9650 केस 9650 केस तक पहुंच गई है। और रकम जो 83,000 करोड़ थी उस समय तक बैंक्रप्सी के तहत जो रकम इंडस्ट्रीज ने दिखलाई थी, इसका मतलब है वो 83,000 करोड़ रुपए जो नहीं लौटाने की स्थिति में थे, इसीलिए बैंक्रप्सी कानून के तहत वो घुस गए। आज की तारीख में यानी दिसंबर 19 तक 3,70,000 करोड़ का जिक्र है। इसका मतलब है कि बैंकों को जो चाहिए 2 लाख करोड़, ये 3,70,000 करोड़ बैंक्रप्सी कानून के तहत जो इंडस्ट्रीज पहुंची है उन्होंने लोन लिया होगा, उसमें से मानकर चलिए कि वह लोन 60% तो होगा ही, वो 60% लोन लौटा पाने की स्थिति में नहीं है, तो वह 2 लाख करोड़ सीधे बैंक। इस तरीके से खोखलापन आता है। और इस खोखलेपन की नई स्थिति यह है कि अब बैंकों को, जिसका जिक्र हम बार बार कह रहे हैं, अब सरकार ने 4 बैंकों के बारे में कहा फटाफट बेचिए इसको, हमारे स्टेक कम कीजिए, जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, आईडीबीआई बैंक, इनको भेजिए क्योंकि हमारे पास टैक्स कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, जीएसटी का पैसा नहीं आ पा रहा है, स्टेट जीएसटी कम हो गई है, पैसा कहां से आएगा, सेल कीजिए। खोखलेपन की स्थिति इतनी नाजुक हो चली है। और इन सब के बीच में अब एक एक करके जरा और आगे बढ़िएगा तो इस देश में स्थिति क्या हो गई है। यह स्थिति बड़ी भयावह है। इसलिए भयावह है क्योंकि हम लोग सिर्फ आलोचना कर पा रहे हैं, इस देश का विपक्ष भी सिर्फ आलोचना कर पा रहा है, जबकि विपक्ष की राजनीति की भूमिका आलोचना करने भर नहीं। आलोचना तो इस देश के भीतर में इंडस्ट्रियलिस्ट भी करता है, इस सरकार की एग्रीकल्चर से जुड़ा शख्स भी करता है, शिक्षाविद भी कर रहा है, वकील भी कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में आलोचना करने के लिए देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के नहीं है वो करें या दिल्ली में बैठकर राहुल गांधी करें, कोई मतलब नहीं है इसका। हम इस बात पर आए उससे पहले जरा सोचिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों की एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट ने बनाया कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसमें 13 देश आते हैं। इन 13 देशों में जो अपनी जिंदगी जीने के लिए रोजगार करने की शुरुआत करते हैं उनकी उम्र मानी गई 15 से 24 साल तक। 24 साल के आगे नहीं, सिर्फ 15 से 24 साल का ही उसने एक रिपोर्ट निकाली। उस रिपोर्ट में जिक्र किया कि इन 15 से 24 साल के बच्चे जो हैं, जो अब रोजगार जिंदगी को जीना शुरू करते हैं, उनके पास रोजगार ही नहीं बचा है। और इस अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस 4 महीने के भीतर में दुनिया भर के नहीं बल्कि एशिया पैसिफिक रीजन के 13 देशों में लगभग 1,48,00,000 नौकरियां चली गई। ये सैलरीड थी। सैलरीड नौकरी का मतलब होता है आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है आपको हेल्थ सर्विस मिलेगी, मकान का किराया मिलेगा, अलाउंसेस मिलेंगे, ये होता है। 1,48,00,000 इतनी नौकरी चली गई। इसमें मैक्सिमम इंडिया का है। इंडिया के लगभग 61 लाख, 61 लाख, जो 40% ओवरऑल का बनता है, उनकी नौकरी चली गई। उसके बाद पाकिस्तान है 23 लाख, और उसके बाद इंडोनेशिया 19 लाख। लेकिन जो हमारे यहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा उसके नजरिए के लिहाज से, यहां सीएमआई की रिपोर्ट अलग भी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 32.5% है। 32.5% में दुनिया में तो सत्ता पलट दी जाती है। इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी, 100 लोग रोजगार के लिए पहुंच रहे हैं, 32 लोगों के लिए तो रोजगार है ही नहीं, बाकियों को तो रोजगार नहीं ही मिल रहा है। यहां तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 32.5 आ गया है। इससे ज्यादा श्रीलंका में है 37%, उसके बाद फिजी आता है 36.8%, भारत 32.5%। अब आप सोचिए कि सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार का नजरिया क्या हो। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब नौकरी शुरू करने जा रहे हैं और नौकरी गायब हो गई, इसका मतलब है यह देश डेवलप कैसे करेगा, क्योंकि हमारे पास कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम नहीं है, इस सरकार के पास नहीं है। विपक्ष इस बात को व्हाइट पेपर रख नहीं पाता है कि ऐसा होता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हमारे पास वेज सब्सिडीज नहीं है, इसके ऊपर कोई काम सरकार नहीं करती है। हम जो युवा छात्रों की शिक्षा ट्रेनिंग पर कोई असर नहीं पड़े, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं जो दुनिया भर में दिया जा रहा है। हमारी स्थिति प्राथमिकता जो युवा रोजगार की है, और जिससे कि मैक्सिमम यूथ प्रोडक्टिविटी जो होती है, वो अगर काम नहीं करेगी तो आने वाले वक्त में जो सामाजिक स्थिरता होती है वो डगमग होने लगेगी। क्योंकि जो इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ माना जाता है, वो माना जाता है कि युवा जो है उसकी प्रोडक्टिविटी का यूज होना चाहिए। हम तो उसको लगा चुके हैं, बीजेपी या कांग्रेस या कहीं भी नारे लगाने में पॉलिटिकलाइज कर चुके हैं, हम उसको रोजगार दे नहीं पा रहे हैं और कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, तो वो
किस स्थिति में, एक ऐसी स्थिति में आकर खड़ा हो गया, उसके पास एक वैक्यूम है। लेकिन कोई इस बात को समझ नहीं। और तो और युवा के पास देखिए, अगर काम नहीं होगा तो फिर उसकी एनर्जी कहां इन्वेस्ट होगी, उसकी क्रिएटिविटी कहां पर जाएगी, उसका टैलेंट कहां जाएगा, हमें कोई फिक्र नहीं है। आंख मूंदे हुए हैं, क्योंकि सारा टैलेंट या तो राजनीतिक सत्ता में बसता है या इस देश की पॉलिटिक्स में बसता है। यही टैलेंट सबसे बड़ा माना जाता है। इसके तो देश है कहां, और देश को जिक्र हम कैसे करें इस देश के भीतर में, क्योंकि आर्थिक विकास का जिक्र हो, इन्वेस्टमेंट का जिक्र हो, सामाजिक कार्य जो भी हो रहे हो, सकारात्मक सहयोग कोई भी देश अपने आने वाली पीढ़ियों के जरिए ही दे पाता है, नहीं दे पा रहा है। और इस देश के भीतर का जो आंकड़ा, ये तो हम इंटरनेशनल रिपोर्ट आपको जिक्र कर रहे थे, जो सीएमआई का आंकड़ा है वो तो कमाल का आंकड़ा है। वो बहुत साफ बताता है कि अप्रैल के महीने में 1,77,00,000 नौकरियां चली गई जो सैलरीड थी, सैलरी जिनको मिल रही थी। मई के महीने में 1,00,000 नौकरी गई, जून के महीने में 29 लाख लोगों को नौकरी मिल गई, और जुलाई के महीने में 50 लाख लोगों की नौकरी चली गई। तो जिनकी नौकरी चली गई उनकी तादाद 2,28,00,000, जिनको नौकरी मिली वो 29 लाख है। उसको माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा लगभग 1,89,00,000, 1.89 करोड़। इतने लोगों को पास काम नहीं है, ये सैलरीड लोग हैं। इसमें हम आपको यह बताएं कि जो नौकरी मिलनी होती है और नहीं मिलनी होती है, इसको सरकार के पास एक ही आंकड़ा है चुनने का, ईपीएफओ या वहां पर ईएसआईसी, यानी जो भी अपने यहां कामगारों को, उसको अगर पीएफ से जोड़ देता है या उसको ईसीआईसी का जो कुछ भी सुविधा देता है, तो सरकार मान लेती है उसको नौकरी मिल गई। यानी इस दौर में जो भी लेबर्स काम कर रहे थे वो पहले से काम कर रहे थे, लेकिन उनको अगर जोड़ दिया गया पीएफ से तो सरकार मान लेगी नौकरी। इसी लहजे में ये आंकड़े तब्दील होते हैं और इनके पास कोई तरीका नहीं है। लेकिन जो सैलरीड पीपुल हैं उसमें ये सरकार ने खुद माना है कि 79% पर इस दौर में असर पड़ चुका है। जो इकोनॉमिक स्थिति थी, सिर्फ 21% है जिन पे असर नहीं पड़ा है। और इसके बाद की स्थिति यह है कि जो ट्रेडर्स हैं, हॉकर्स हैं, डेली वेजेस लेबर है, उनकी तादाद देखिए, सरकार खुद बताती है करोड़ों की तादाद में उन पे असर पड़ा है। अप्रैल के महीने में 12.15 करोड़ यानी 12 करोड़ 15 लाख, मई के महीने में 10 करोड़ 3 लाख, जून के महीने में 2 करोड़ 99 लाख, जुलाई के महीने में 1 करोड़ 10 लाख। यह करोड़ों की स्थिति है इस देश के भीतर में, जो हम सिर्फ बोलते हैं तो हम उनके घर के भीतर नहीं घुस सकते हैं, उनकी रसोई में नहीं जा सकते हैं, उनके परिवारों के दर्द को नहीं समझ सकते हैं। और जब यह पूरा खाका हमारी आंखों के सामने आता है तो इन बातों को जब हम रखते हैं तो राजनीति का मतलब क्या है? राजनीति का मतलब है लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ना, उनके इमोशंस को अपने साथ लेना या अपनी बातों से इस बात का जिक्र करना जिससे सामने वाला परेशान हैरान शख्स इस बात को महसूस करे कि यह हमारी बात कर रहा है और हम इसके साथ खड़े होंगे। विपक्ष की शून्यता है, भयानक शून्यता है। और विपक्ष की शून्यता के भीतर का एक जो सबसे बड़ा सच इस दौर में उभर कर आया है, जरा ध्यान दीजिए कि मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने क्या किया। धर्म की चादर ओढ़ी, अगर आप जिक्र करें तो मौजूदा सत्ता का मतलब नरेंद्र मोदी है। धर्म की चादर ओढ़ी, कॉरपोरेट मित्रों को खुला सहयोग दिया, जांच एजेंसियों को खुला इस्तेमाल खुले तौर पर थानेदार की तर्ज पे करने लगा, सुप्रीम कोर्ट पर नकेल कस ली गई, भविष्य का रास्ता हर तरीके से बंद यानी शटडाउन की स्थिति में इस देश को ला दिया गया। निराशा पैदा इस देश के भीतर में हुई। इकोनॉमी का सवाल हो, एजुकेशन का सवाल हो, एम्प्लॉयमेंट का सवाल हो, पूरी तरीके से शटडाउन है, ठप है, कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन कोई फिक्र नहीं है क्योंकि देश ऐसे ही चलता है, इस बात का एहसास। अब इसके पैरेलल में आइए विपक्ष क्या कर रहा था। सीधे नाम अगर राहुल गांधी का लीजिएगा तो सबसे पावरफुल नारा उनके पास कौन सा था? सबसे पावरफुल नारा था पीएम चोर है। उसके बाद क्या है, मीडिया साथ नहीं दे रहा था तो वो यूट्यूब पर आ गए। तीसरी स्थिति क्या है, ट्विटर के जरिए चीजों को रखते हैं। ये तीनों काम एक आम व्यक्ति भी करता है, एक आम व्यक्ति भी कर रहा होगा, एक आम व्यक्ति भी करेगा। लेकिन यहां पर आपकी लीडरशिप गायब है क्योंकि आपके संवाद जनता को आपसे नहीं जोड़ पाते हैं, जिसका हमने जिक्र किया। चाहे व्यापारी हो, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे शिक्षाविद हो, चाहे वे वकील हो, चाहे किसान हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, हर कोई सरकार की आलोचना कर रहा है। तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है?
या छत्रप जो अलग अलग तरीके से, अरविंद केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी, जगन रेड्डी से लेकर चंद्रशेखर राव, या छत्रप जो सत्ता में नहीं है उसमें चाहे अखिलेश यादव ले लीजिए, किसी का नाम ले लीजिए, मायावती का नाम, सबकी भूमिका इस दौर में एक ऐसे नागरिक के तौर पर हो गई है जिसमें हर नागरिक के भीतर गुस्सा है, लेकिन वो कर क्या सकता है। इस देश को तो निचोड़ लिया गया है, खोखला कर दिया गया है, और इसको लेकर सरकार व्हाइट पेपर कभी रखेगी नहीं। विपक्ष अपने तौर पर व्हाइट पेपर रखने की सोच में नहीं आ पा रहा है, उसको तो अपने तौर पर रखना चाहिए कि देखिए ये देश की स्थिति ऐसी हो गई है, लेकिन वो नहीं रखता है, नहीं रखेगा, ये एक फैक्ट है। जबकि हर कोई जानता है कि विजन सत्ता के पास नहीं है, विजन विपक्ष की राजनीति के पास नहीं है। तरीके क्या होंगे, या फिर जिन तथ्यों और जिन फैक्ट्स को सत्ता छुपा रही है उन फैक्ट्स को लेकर ही कैसे सामने आना है, नहीं पता है विपक्ष को। और इसमें पत्रकारों की भूमिका हो, वकीलों की भूमिका हो, कभी ध्यान दीजिएगा, उनको प्रो और एंटी मोदी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उस कन्वर्जन के साथ यह मान लिया जाता है कि यह इस कॉकस का है, और इसके लिए ऊपर करोड़ों रुपए फूके जाते हैं सोशल मीडिया में, टेलीविजन में। यह एक अलग विषय है, इस पर हम लोग कल बात करेंगे। लेकिन इसमें किस रूप में काम होता है जिसके जरिए धीरे धीरे इस देश को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक जो सरकार के साथ है, एक जो सरकार के खिलाफ है। यानी देश है ही नहीं, देश के साथ कौन खड़ा है, देश के मुद्दों को कौन उठा रहा है, देश की स्थितियां इतनी नाजुक हो गई है, उस दिशा में कोई ध्यान ही ना दे। और अगर आप 10 दिन इस देश के प्रधानमंत्री का नाम ना लें तो प्रधानमंत्री कोई ऐसा बड़ा निर्णय ले लेंगे जिससे आप दोबारा उनका नाम लेने की स्थिति में आ जाए, क्योंकि वही उनकी ताकत है और उसी ताकत के जरिए एक कतार बनती है। यह इस देश का एक अनूठा सच हो चला है। और इन बातों का जिक्र जब हम आपसे कर रहे हैं तो इसमें 2-3 चीजें हैं कि विपक्ष की भूमिका आलोचना करने की नहीं होनी चाहिए, उसके पास कोई विजन होना चाहिए, कोई रास्ता होना चाहिए, कोई जनता को जोड़ने की स्थितियों को पैदा करना चाहिए, और इन सब के लिए खुद को आपको जनता के बीच में ले जाना पड़ेगा। हमें इस बात को लेकर यह वाकई अनसुलझी सी कहानी है, इस देश में लोग भूख से मरे या महामारी से मरे, महामारी से मरे या इलाज के बगैर मरे, इस देश के भीतर में बिना इंफ्रास्ट्रक्चर की परिस्थितियां डेवलप हो जाए, या इस देश के भीतर में वो कौन सी स्थिति डेवलप हो जाए, ये सारी स्थितियों को आपको सामने रखना पड़ेगा। बड़ी मेहनत मशक्कत का काम है। मीडिया पे कल जिक्र करेंगे, मीडिया क्यों साथ नहीं देगा, उसकी क्या भूमिका है, इस पर कल बात होगी। लेकिन जब इन बातों का जिक्र हो रहा है तो आप कल्पना करिए कि हम नौकरी नहीं देंगे, लेकिन हम आपके लिए एक रिक्रूटमेंट की एक परीक्षा बना देंगे, परीक्षा ऑनलाइन लेंगे, लेकिन परीक्षा ऑनलाइन लेने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, लेकिन हर बजट में उस इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट का जिक्र होगा, और वो बजट जो होगा वो टैक्स पेयर का पैसा होगा, और टैक्स पेयर के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। ये कमाल की साइकिल है जिस रूप में चली आ रही है। यानी बच्चा स्कूल जाए ना जाए, उसको इस लिहाज से डेवलप कर दिया जाता है कि उसको मोनेटाइज कर दीजिए। बच्चे को बचपन से ही उसका स्कूल जाना, अंग्रेजी, हिंदू, सरकारी स्कूल में कहीं भी जाएगा मोनेटाइज कर दीजिए। आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, मैनेजमेंट में जाएगा, उसको भी मोनेटाइज कर दीजिए। वकील बनेगा, पत्रकार बनेगा, उसको भी मोनेटाइज कर दीजिए। राजनीतिक के क्षेत्र में जाएगा, सामाजिक क्षेत्र में जाएगा, एनजीओ के तौर पर जाएगा, उसको भी मोनेटाइज कर दीजिए। यानी संस्थान हो, नौकरशाह हो, मीडिया हो, न्यायपालिका हो, पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, अगर सबको आप मोनेटाइज कर देंगे तो ऐसे में जब देश में मोनेटाइज का क्राइसिस आ जाएगा, जो मौजूदा वक्त में आ गया है, तब आप क्या करेंगे? देश नहीं संभलेगा तब। और विपक्ष उस विजन के साथ नहीं आ पाएगा कि उसको क्या करना है, उसको नहीं पता है उसे क्या करना है। उसको लगता है कि ऑटोमेटिक एक साइकिल चल रही है जिसमें इनकी सत्ता जाएगी, हमारी सत्ता आ जाएगी, आज हम इसको गाली दे रहे हैं, कल उसको गाली देंगे। इन परिस्थितियों में जी रहे हैं। फैक्चुअली चीजें गायब होती चली जा रही हैं, क्योंकि जैसे ही आप फैक्ट्स पर आएंगे वैसे ही आपके सामने आएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका उपाय क्या है। अब आप देखिए, कोई उपाय खोजने का जिक्र नहीं है, लेकिन हमने जब दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों से पता किया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको, नेट का चाहिए, कंप्यूटर का चाहिए, कितना पैसा चाहिए, आपको जानकर हैरत होगी। सिर्फ 10 करोड़ रुपए में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिसमें लगभग 70,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और जिनको परीक्षा लेनी है, जो बार बार चीजें फेलियर जा रही है, उनको भी हम लोग सिर्फ 10 करोड़ रुपए में कर सकते हैं काम। लेकिन वह बजट कौन देगा? हम इसके सामने एक दूसरा ऑप्शन आपको रखते हैं। इस देश की पार्लियामेंट 1 मिनट पे खर्च होता है 2,60,000 रुपए, यानी हर घंटे जो खर्च होता है वह तकरीबन 1,56,00,000 रुपए, और एक दिन का खर्चा होता है लगभग 9,40,00,000
36 लाख रुपए। यह एक दिन पार्लियामेंट चलाने का खर्चा है, लगभग 9 करोड़ 36 लाख का, अगर 6 घंटे पार्लियामेंट चलती है तो। और इस देश के भीतर में 80 दिन पार्लियामेंट चलती है। 80 दिन का खर्चा अगर निकालिएगा, सब चीजें ठीक ठाक चल रही हैं, तो लगभग 750 करोड़ 748 करोड़ बैठता है कुल मिला के। यह अलग मसला है कि पार्लियामेंट 6 नहीं 9 घंटे तक चलती है, तो खर्चा कुछ कुछ बढ़ाते जाइएगा। लेकिन आप सोचिए कि एक दिन पार्लियामेंट का खर्चा जो है 9 करोड़ 36 लाख रुपए, 6 घंटे पार्लियामेंट 11 बजे से लेकर 5 बजे तक, उस खर्चे को आप डाइवर्ट कर दीजिए, डीयू को दे दीजिए। ये लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको बनाना है, इसमें खरीदिए, बनाइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी को आपने पूरा किया। हम इस बात का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि संसद तो चल नहीं रही है। संसद 3 सत्रों में चलती है। बजट, मानसून सत्र होता है, और इसके बाद नवंबर दिसंबर का एक जो होता है विंटर सत्र जो होता है। बजट सत्र फरवरी से मई तक चलता है। लेकिन याद कीजिए 23 मार्च के बाद से पार्लियामेंट नहीं चल रही है। मार्च में नहीं चली, अप्रैल में नहीं चली, मई में नहीं चली, पैसा बचा होगा। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक चलता है। जुलाई बीत गया, नहीं चली, अगस्त में भी नहीं चलेगी, सितंबर में लोग इंतजार कर रहे हैं कि चलेगी, 2 महीना वहां पैसा बच गया। विंटर सेशन नवंबर और दिसंबर में चलता है, कुल मिलाकर 80 दिन चलता है। अरे जनाब, बिना पार्लियामेंट चलाए जब देश चल सकता है, तो इस देश को चलाइए, तो इस देश को ऐसी स्थिति में तो लेकर आइए जिसमें सारे काम इस देश में हो रहे हों। अन्यथा आपको अगर पढ़ाई से मतलब नहीं है, आपको अगर एजुकेशन से मतलब नहीं है, आपको दुनिया में क्या काम किस रूप में रिसर्च हो रहा है, कोई इस देश के पॉलिटिशियंस को मतलब नहीं है। लेकिन आने वाली पीढ़ियों को तो पढ़ने दीजिए, या सब कुछ सिर्फ आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, हम तो परीक्षा लेंगे, चाहे नीट की परीक्षा हो या कोई परीक्षा हो, परीक्षा लेंगे, पढ़ाएंगे नहीं आपको। कमाल की सोच है ये। इसका मतलब है कि अज्ञानता का सिरमौर जो होगा वो इस देश में पॉलिटिक्स में आ सकता है, और पॉलिटिक्स में आकर वो मंत्री संतरी प्राइम मिनिस्टर तक बन सकता है। ये स्थिति इस देश के भीतर में धीरे धीरे आ ही रही है। उसी दिशा में पूरे देश को ढकेला जा रहा है। आखिरी बात तो यही हम कह सकते हैं, सीधे कहे तो मोदी इस देश को चलाना नहीं जानते हैं, राहुल गांधी इस देश में जनता को जोड़ना नहीं जानते हैं। और उसमें तड़का कहीं केजरीवाल वैचारिक तौर पर लगा दीजिए या न छत्रपों का लगा दीजिए। यह इस देश का एक ऐसा गुलदस्ता है जिसको हम मानकर चलते हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर पर्व मना रहे हैं। इससे ज्यादा करप्ट स्थिति हो नहीं सकती है जो भारत की मौजूदा वक्त में हो गई है। लेकिन आज अच्छा दिन है, गणेश चतुर्थी का दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको फिर से बधाई देते हैं। कल मीडिया पे जुड़ेंगे, जिक्र मीडिया का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।